द संथाल्स पायनियर सेटलर्स, संथाल अगुआ बाशिंदे। एट द एंड ऑफ 1810 बुकानन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़ विच वॉज पार्ट ऑफ द राजमहल रेंजेज, पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड एंड रीच्ड ए विलेज, है ना। तो 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़ जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेश के बीच से निकलकर वह एक गांव में पहुंच गया। इट वॉज एन ओल्ड विलेज बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड कल्टिवेशन। वैसे तो यह एक पुराना गांव था पर उसके आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। Looking at the landscape, Buchanan found evidence of the region having been transformed through proper application of human labor. तो वहाँ के भूदृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई है। He wrote, Ganjuria is just sufficiently cultivated to show what a glorious country this might be met. वो लिखता है कि गंजूरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई की गई है जिससे यह पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में यह बदला जा सकता है। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड रीचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। तो वो इसके बारे में और क्या लिख रहा है दोस्तों, इसके बारे में वो लिख रहा है कि मैं सोचता हूँ कि इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। The soil here was rocky but uncommonly fine, and nowhere had Buchanan seen finer tobacco and mustard. तो जो यहाँ की ज़मीन है ना, वो अलबत्ता चट्टानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, और बुकानन ने उतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं और नहीं देखी थी। ऑन इंक्वायरी ही डिस्कवर्ड दैट द फ्रंटियर्स ऑफ द कल्टिवेशन हेयर हैड बीन एक्सटेंडेड बाय द संथाल्स। तो पूछने पर उसे पता चला कि वहाँ संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफ़ी बढ़ा ली है। दे हैड मूव्ड इनटू द एरिया अराउंड 1800, डिस्प्लेस्ड द हिल फोल्क हु लिव्ड ऑन द लोअर दीज लोअर स्लोप्स, क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड इन द लैंड। तो वो इस क्षेत्र में 1800 के आसपास में आए, यहाँ के हिल फोक, यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया एंड उसके बाद वो जंगलों को साफ सफाई करके यहाँ पे वो सेटल हो गए, बसिंदे हो गए स्थायी रूप से। हाउ डिड संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स? संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे? द संथाल्स हैड बिगन टू कम इनटू बंगाल अराउंड 1780s। तो 1780 के दशक के आसपास संथाल बंगाल में आने लगे थे। जमींदार्स हायर्ड देम टू रिक्लेम लैंड एंड एक्सपैंड कल्टीवेशन एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन्वाइटेड देम टू सेटल इन जंगल महल्स। तो जमींदार लोग खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे, और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महलों में बसने का निमंत्रण दे दिया। हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, द ब्रिटिश टर्न टू संथाल्स। तो जब ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके अस्थायी कृषि के लिए एक स्थान पर बसाने में असफल हो गए तो उनका ध्यान संथालों की ओर गया। याद रखिएगा, सो हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ियाज, उनको पहाड़ियों को नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए इनटू सेक्टर, द ब्रिटिश ओनली टर्न टू संथाल, उन्होंने उनको बढ़ाया। द पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, रजिस्टेड टचिंग द प्लॉ एंड कंटिन्यूड टू बी द टर्बुलेंट। जो पहाड़ी लोग थे वो जंगलों को काटने से मना कर दिए, है ना, उन्होंने हल को एक्सेप्ट नहीं किया, टच करने से रजिस्ट कर दिया हल को एक्सेप्ट करने से, एंड कंटिन्यूड टू बी टर्बुलेंट, और वो काफ़ी रूप से टर्बुलेंट रहे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों की बात नहीं माने, वो उपद्रवी व्यवहार करते रहे। The Santhals, by contrast, appeared to be ideal settlers, clearing forests and plowing the land with vigor. तो इसके विपरीत जो संथाल थे वो आदर्श बाशिंदे प्रतीत हुए क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई हिचक नहीं थी और वो भूमि पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। द संथाल्स वेर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन फुटहिल्स ऑफ राजमहल। तो संथालों को जमीनें देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। By 1832, a large area of land was demarcated as दामीन ई कोह। 1832 तक जमीन के काफ़ी बड़े इलाके दामीन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया। दिस वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ संथाल, और इसको लैंड ऑफ संथाल घोषित करना था।
दे वेयर टू लिव विद इन इट, और वो उसको इनमें रहना था। प्रैक्टिस प्लॉ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करना था, एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स। The land grant to the Santhal stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. तो ऐसा था कि जो इनको संथालों को ज़मीन मिल रही थी, इसमें से जो एरिया था उसका 1/10 एरिया, एटलीस्ट एक दहाई एरिया जो था वो पहले 10 साल में उसको क्लियर करके कल्टीवेशन के लायक बनाना था। द टेरिटरी वॉज सर्वेड एंड मैप्ड, इस क्षेत्र का सर्वे और मैपिंग भी करवा दिया गया। Enclosed with boundary pillars, it was separated from both the worlds of settled agriculturists of the plains and पहाड़ियाज of the hill। तो इनको बाउंड्री पिलर्स करवा दिया गया और इनको सेपरेट रखा गया दोनों से, जो एग्रीकल्चरल सेपरेटिस्ट थी इनकी दुनिया से भी, और जो पहाड़ियाज थे इनकी दुनिया से भी। सो आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामिन इको, संथाल सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड रैपिडली। तो जब दामिन इको के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां बड़ी तेजी से बढ़ी। From 40 Santhal villages in the area in 1838, as many as 1,473 villages had come up by 1851. सो 1838 में 40 संथाल गांव थे, 1851 में बढ़कर 1,473 गांव हो गए। ओवर द सेम पीरियड द संथाल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम मेयर 3,000 टू ओवर 82,000, और इसी पीरियड में संथाल की जो जनसंख्या है वो 3,000 से बढ़कर 82,000 हो गई। एज कल्टिवेशन एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फ्लो इनटू द कंपनी कॉफर्स। जैसे जैसे खेती का विस्तार होता गया वैसे वैसे कंपनी की तिजोरियों में राजस्व राशि की वृद्धि होती गई। सो संथाल myths and songs of 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. Here in Damin Eco, their journey seemed to have come to an end. 19वीं सदी के संथाल गीतों और मिथकों ने उनकी यात्रा के लंबे इतिहास का बार बार उल्लेख किया। उसमें कहा गया कि संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान की खोज में बराबर बिना थके चलते ही रहते थे। अब यहाँ दामिन ई कोह में आकर मानो उनकी यात्रा का पूर्ण विराम लग गया हो। वो जमीन खोज रहे थे, उनको मिल गया। When the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal hills, the पहाड़ियाँ resisted but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. तो जब संथाल राजमहल हिल्स के फुट हिल्स में जब वो सेटल हो गए तो पहाड़ियाँ उनका विरोध तो किया, बट फाइनली उनको जाके और पहाड़ों में डीपर जाके रहना पड़ा। Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the dry interiors and to the more barren and rocky upper hills. तो क्या हुआ, ये नीचे तो आ नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ लोअर हिल्स में अब संथाल आ गए थे, तो ये जाकर और अंदर ड्राई इंटीरियर चले गए और ज़्यादा बैरन एंड रॉकी अपर हिल्स में चले गए। दिस सिवियरली अफेक्टेड देयर लाइव्स, इम्पोवरिशिंग देम इन द लॉन्ग टर्म। ये उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया और बहुत लंबे समय में उनको बहुत एम्पोवरिश्ड कर दिया, दयनीय कर दिया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंडेड ऑन द एबिलिटी टू मूव टू न्यूअर एंड न्यूअर लैंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो उनका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था उसका डिपेंडेंस क्या था कि वो एक जगह से दूसरे जगह नए से नए लैंड में जाते थे और सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी थी उसका इस्तेमाल करते थे। सो व्हेन द मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम बीइंग पार्ट ऑफ द दामिन, द पहाड़ियाज कुड नॉट इफेक्टिवली सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टिवेशन। तो जब उनकी जो ज़मीन थी, जो फर्टाइल ज़मीन थी, वो तो अब संथालों के पास चली गई नीचे वाली, है ना, तो अब उनके पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं, तो उनको अपना खेती करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए अब कुछ ज़्यादा उनके पास सस्टेन करने के लिए था नहीं। सो व्हेन द फॉरेस्ट ऑफ द रीजन वेर क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, द हंटर्स एमंग्स देम ऑल्सो फेस्ड द प्रॉब्लम। और जब जंगलों को काट करके कृषि योग्य बना दिया गया तो जो वहाँ शिकारी लोग थे उनको भी प्रॉब्लम होने लगा, है ना, जंगल ही नहीं है तो अब शिकारी शिकार कहाँ करेंगे। द संथाल्स बाई कॉन्ट्रास्ट गैव अप देयर अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी एंड सेटल डाउन। और संथाल लोग क्या किए, वो उल्टा उन्होंने अपना जो पहले जो मोबिलिटी एक जगह से दूसरे जगह कर रहे थे वो अपने लाइफ में वो हटाकर अब वो एक जगह पे स्थायी हो गए, सेटल डाउन हो गए। कल्टिवेटिंग ए रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट एंड डीलिंग विद ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर। और उन्होंने एक रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिए जो मार्केट में बेच रहे थे, और ट्रेडर्स व्यापार और मनी लेंडर से अब डील करने लगे। द संथाल्स however soon found that the land they had bought under cultivation was slipping away from their hands. तो संथाल भी थोड़े दिन में पता चलता है उनको कि जो लैंड उन्होंने कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए खरीदा था, वो अब उनके हाथों से निकल रहा।
The state was levying heavy taxes on the land that the Santhals had cleared. Money lenders were charging them high rates of interest and taking over the land when debts remained unpaid, and zamindars were asserting control over the damin area. तो संथाल को उनको पता चला कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो काफ़ी टैक्स लगा रही है, हैवी टैक्स लगा रही है उनके ज़मीनों पे, है ना। एंड जो संथालों को देना पड़ रहा है, ऊपर से जो मनी लेंडर जो उनको पैसा दिए हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको पैसा दिए हैं, और चूंकि वो पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनका ज़मीन छीन रहे हैं। ऊपर से ज़मींदार भी अपना कंट्रोल असर्ट कर रहे हैं इन दामिन एरिया में। So by 1850s, the Santhals felt that the time had come to rebel against zamindars, money lenders, and the colonial state in order to create an ideal world for themselves where they would rule. तो 1850 तक संथाल ऐसा फील हुआ कि एक समय, अब समय आ गया है कि जमींदारों, साहूकारों और जो कॉलोनियल उपनिवेशवाद राज्य हैं, इन तीनों के अगेंस्ट रिबेल कर दिया जाए, सो दैट एक उनके लिए एक आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ पे वो खुद रहें और उनका अपना शासन रहे। इट वॉज आफ्टर द संथाल रिवोल्ट 1855-56 दैट द संथाल परगना वॉज क्रिएटेड, और उनके 1855 और 56 के रिवोल्ट के बाद ही संथाल परगना का क्रिएशन किया जाता है। कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। तो भागलपुर और वीरभूम जिले के अंदर से 5500 स्क्वायर माइल्स को निकाल कर संथाल परगना क्रिएट किया जाता है। The colonial state hoped that by creating a new territory for the Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. तो जो वहाँ के कॉलोनियल उपनिवेशवाद सरकार थी, उसको ऐसा लगा कि अगर हम संथाल के लिए एक नया टेरिटरी बना देंगे, संथाल परगना बना देंगे और कुछ इनके लिए स्पेशल कानून बना देंगे, तो ये लोग थोड़े शांत हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द अकाउंट्स ऑफ बुकानन, है ना। बुकानन का जो विवरण है ये अब हम देखते हैं। We have been drawing on Buchanan's account, but while reading his reports, we should not forget that he was an employee of the British East India Company. तो आज दो हम बुकानन के अकाउंट्स को हम पढ़ रहे हैं, उनके रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, बट हमको ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि वो क्या था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एम्प्लॉय था। His journeys were not simply inspired by the love of the landscape and desire to discover the unknown. उसका जो ये जर्नी था, यात्रा था, वो सिर्फ लैंडस्केप के प्रति जो प्यार और जो डिज़ायर ऑफ अननोन की, जो अननोन चीज़ है उसको जानने की जो उसकी चेष्टा थी, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। ही मार्च्ड एवरीवेयर विद ए लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर्स, प्लैंकिन वेयरर्स, कूलीज। वो जहाँ भी जाता था उनके बड़ी आर्मी ऑफ लोग जाते थे वहाँ, ड्राफ्ट्समैन होते थे, सर्वेयर्स होते थे, उनकी पालकी उठाने वाले होते थे, कूली होते थे। एंड कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेवल्स वर बोर्न बाय ईस्ट इंडिया कंपनी सिंस इट नीडेड द इंफॉर्मेशन दैट बुकानन वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट। तो इसका जो कॉस्ट है वो कौन बियर करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी बियर करता था। क्यों? क्योंकि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, जो बुकानन इन्फॉर्मेशन ले रहा था उसको कंपनी को चाहिए थी। सो बुकानन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस व्हाट ही हैड टू लुक फॉर एंड व्हाट ही हैड टू रिकॉर्ड। उसके पास इंस्ट्रक्शंस थे कि उसको क्या देखना है और क्या लिखना है। व्हेन ही अराइव्ड एट द विलेज विथ हिज आर्मी ऑफ पीपल, ही वॉज इमीडिएटली परसीव्ड एज एन एजेंट ऑफ सरकार। और वो जब गांव में आता था तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि उसको सरकार का एजेंट के रूप में लोग देखते थे। एज द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर एंड एक्सपेंडेड इट्स कॉमर्स, इट लुक्ड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इट कुड कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट। जब कंपनी अपने पावर को कंसोलिडेट करती है, सुदृढ़ करती है और अपने कॉमर्स का जब विस्तार करती है, तो ऑफकोर्स ये नेचुरल रिसोर्सेज की ओर देखती है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको ये कंट्रोल कर सके और जिसका ये एक्सप्लॉयटेशन कर सके। सो इट सर्वेड लैंडस्केप्स एंड रेवेन्यू सोर्सेज, organized voyages of discovery and sent its geologists and geographers, its botanists and medical men to collect information। तो कंपनी क्या करती है, ये वॉयजेस डिस्कवरी के लिए अपने जियोलॉजिस्ट को भेजती है, जियोग्राफर्स को भेजती है, बॉटनिस्ट्स को भेजती है, मेडिकल मैन को भेजती है ताकि इन्फॉर्मेशन आ सके। बुकैनन अनडाउटली एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वर वॉज वन सच इंडिविजुअल। Everywhere Buchanan went, he obsessively observed the stones and the rocks and the different strata and layers of soil। तो वो एक ऑब्जर्वर था और वो जहाँ भी गया बुकानन, उसने उस स्टोन और वहाँ के पत्थरों और चट्टानों को उसने ऑब्जर्व किया और ज़मीन की जो डिफरेंट लेयर थी उस पर भी उसने गहन अध्ययन किया।
He searched for minerals and stones that were commercially valuable. He recorded all signs of iron ore and mica, granite and saltpeter. तो वो जब गया तो वहाँ पे सारे कमर्शियली वैल्यूएबल जो मिनरल्स थे उसके बारे में भी उसने सारा कुछ रिकॉर्ड किया, है ना। कैसा आयरन और पाया जा रहा है, माइका, ग्रेनाइट, सॉल्ट पीटर कैसा पाया जा रहा है, ये सब उसने रिकॉर्ड किया। ही केयरफुली ऑब्जर्व लोकल प्रैक्टिसेस ऑफ सॉल्ट मेकिंग एंड आयरन और माइनिंग, और वहाँ के जो क्षेत्रीय तरीके से जिस तरीके से नमक बनाया जा रहा था या आयरन और की माइनिंग की जा रही थी, इन सब चीज़ों को उसने ऑब्जर्व किया। So when Buchanan wrote about a landscape, he most often described not just what he saw, what the landscape was like, but also how it could be transformed and made it more productive. तो बुकैनन सिर्फ इसने ये नहीं कि वो ज़मीन को जब देखा, लैंडस्केप को देखा, तो वो कैसा है उसके बारे में सिर्फ नहीं लिखा, उसने ये भी लिखा कि इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और कैसे और ज़्यादा इसको उत्पादक बनाया जा सकता है। कहाँ कौन सी क्रॉप का कल्टीवेशन किया जा सकता है ना, विच क्रॉप्स भी कल्टीवेटेड, विच ट्रीज कैन कट डाउन एंड विच वंस ग्रोन, तो कौन से पेड़ को काट देना चाहिए, क्या यहाँ लगाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को उसने वर्णन किया है। एज वी मस्ट रिमेंबर दैट हिज विजन एंड हिज प्रायोरिटीज वेर different from those of the local inhabitants. His assessment of what was necessary was shaped by the commercial concerns of the company and modern Western notions of what constituted progress. तो हम जानते हैं कि उसका विजन जो है वो तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, वहाँ के लोगों के जो लोकल इनहेबिटेंट्स थे उसके साथ उसके प्रायोरिटीज मैच नहीं कर रहे थे। उसका थॉट प्रोसेस था क्या था, उसका असेसमेंट किस चीज़ पे था कि क्या यहाँ लगाएंगे जिससे क्या कमर्शियल कंसर्न्स ऑफ कंपनी मीट करेगा, कंपनी की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं उसके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, और उसका जो था वेस्टर्न नोशन, उसका जो पश्चिमी तरीके से जो उसका प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था उस तरीके से क्या होगा फ़ायदेमंद, वो वहाँ पे बोल रहा था कि ये लगाओ। He was inevitably critical of lifestyle of forest dwellers and felt that forest had to be turned into agriculture lands. तो वो वहाँ के जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनके लाइफ का वो क्रिटिक था, है ना, वो उसको, और वो उसका कहना था कि इसको इन जंगलों को काट कर यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना दो और इनके लाइफस्टाइल को बदल दिया जाए। सो बेसिकली बुकानन का जो भी थॉट प्रोसेस था वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और मोस्टली वो कंपनी के फायदे के लिए यहाँ क्या लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरीके से उसने सोचा है और सब कुछ वर्णित किया है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों।